हुए पहाड़ का नाम है क्या? इसका नाम है सतपुड़ा पर्वत। तो हमने आपको नदियों को पढ़ाते समय बताया था कि इन पहाड़ों के बीच से जो नदी धारा ऐसे आती हैं, वो जब नदी धारा आती हैं और समुद्र के तट पर पहुंचती हैं तो ये सीधे जाके समंदर में समा जाती है ना, सीधे जाके समंदर में समा जाती है। तो इनके द्वारा जो लाया गया अवसाद होता है, अब चूंकि समंदर में पानी इधर का आता रहता है इस तरह, और फिर इसके बाद वापस इस तरह लौटता भी रहता। ध्यान दीजिएगा, महासागर में ये जो पानी होता है इस तरह आता है और इसके बाद यही पानी वापस जब लौटता है, तो जब ये पानी वापस लौटता है तो नदियों द्वारा लाए गए अवसादों को तेजी से आगे समंदर में बहा ले जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसी को हम क्या कहते हैं? ज्वार नद मुख कहते हैं, है ना, ज्वार नद मुख कहते हैं। यहां पर आपको समझना है कि नदियां जो है आपका क्या कहते हैं इसको? घाटी से, कौन सी? भ्रंश घाटी। भ्रंश घाटी से होकर जब आती हैं तो ये कई धाराओं में विभाजित यहां नहीं हो पाती, ये सीधे जाके समंदर में प्रवेश कर जाती हैं। अब इसके बाद समंदर का जो ज्वार होता है वो आगे जाता है और उस समंदर का ज्वार जो है उस नदी के पानी को आगे तेजी से खींच ले जाता है। इसी को क्या कहते हैं? ज्वार नद मुख कहते हैं या नदी मुहाना कहते हैं। तो मित्रों, इसमें आपको लिखना है, ध्यान दीजिए, प्रायद्वीपीय भारत की वे नदियां जो भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होते हुए सीधे महासागर, अब ये महासागर कौन सा? हिंद महासागर है, लेकिन आपको यहां याद रखना है अरब सागर, सीधे अरब सागर में प्रवेश कर जाती है, अरब सागर में प्रवेश कर जाती हैं, ठीक। इसके फलस्वरूप समुद्री जल ज्वार के द्वारा किसके द्वारा मित्रों? ज्वार के द्वारा, यहां पे समझना है, समुद्री जल ज्वार के द्वारा नदी अवसादों को अपनी ओर खींच ले जाता है ना, ले जाता है। इसी को ज्वार नद मुख कहते हैं, है ना, ज्वार नद मुख कहते हैं। तो इसमें आपको ये चीज आपको लिख लेना है, बिल्कुल आप इसको लिख लीजिए जिससे आपको कोई समस्या ना हो। बिल्कुल भ्रंश घाटी से होते हुए, तो इन सब चीजों को थोड़ा सा यहां याद रखना है। ये आपका भ्रंश घाटी है, फिर मैंने बताया अरब सागर में ये नदियां कहां गिरती हैं? अरब सागर में गिरेंगी। और फिर इसके बाद समुद्री जल जो है किसके माध्यम से? ज्वार के द्वारा खींच ले जाती हैं, और इसी को क्या कहते हैं? ज्वार नद मुख कहते हैं। तो यहां पर आपको समझना है ना, इसमें कौन कौन सी प्रमुख है? नर्मदा है, ताप्ती है ना मित्रों, नर्मदा है, ताप्ती है, पेरियार है ना, शरावती है आदि। ये सभी नदियां क्या हैं? एस्चुरी का निर्माण करती। तो आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया हो। शिव प्रताप जी, बिल्कुल समझ में आ गया, बिल्कुल। तो इन सब चीजों को अच्छे से आप लोग देख लीजिए। सर ज्वार क्या होता है? तो ज्वार के लिए थोड़ा सा आप इंतजार करिए, है ना। पृथ्वी, और ध्यान दीजिए, पृथ्वी पर सूर्य तथा चंद्रमा पर का जो गुरुत्व शक्ति होता है, यह हमारी पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा की जो आकर्षण शक्ति, जिसे गुरुत्वाकर्षण शक्ति कहते हैं, वो जब होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं मित्रों? थोड़ा सा हाँ ध्यान दीजिएगा, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रभाव यानी आकर्षण शक्ति का प्रभाव जब पृथ्वी पर पड़ता है तो महासागर जल मित्रों ध्यान दीजिए पृथ्वी के तट की ओर बढ़ता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? ज्वार कहते हैं। उसको हम आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, ठीक है। ठीक, कुछ आपके लैपटॉप में समस्या आ रही थी,
आप लोग दिख नहीं रहे थे ना, तो बिल्कुल इस सब चीजों को नोट कर लीजिए। हाँ बिल्कुल, देखो हमने लिखा ज्वार नदमुख प्रायद्वीपीय भारत वे नदियां जो भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होते हुए सीधे महासागर, कहां पर, अरब सागर में प्रवेश कर जाती। इसके फलस्वरूप समुद्री जल ज्वार के द्वारा नदी अवसादों को खींच ले जाता है। इसी को क्या कहते हैं, ज्वार नद मुख कहते हैं या ईश्वरी कहते हैं। बिल्कुल ओके, ठीक है। आइए मित्रों अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर आप समझना है अगला क्या है, ध्यान दीजिए, भूमिगत नदियां। तो भूमिगत नदियों का मतलब यह होता है, ध्यान दीजिएगा, भूमिगत नदियां यानी वे नदियां जो मरुस्थलीय क्षेत्र या मित्रों भाबर क्षेत्र में प्रवाहित होती हों तो वो कहीं कहीं पर अचानक विलुप्त हो जाती। क्या हो जाती हैं, विलुप्त हो जाती। यहां पे ध्यान दीजिएगा, अचानक विलुप्त हो जाती हैं। इन्हीं को भूमिगत यानी अंडर ग्राउंड रिवर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अंडरग्राउंड रिवर कहा जाता है ना। ये चीज आपको समझना है। हमारे जो मित्र राजस्थान में रहते होंगे वो जानते होंगे कि राजस्थान में किस प्रकार बहुत सी नदियां हैं जो मरुस्थल में विलुप्त हो जाती हैं, है ना। जैसे लूनी ही देख लीजिए, इसका उदाहरण क्या है मित्रों, ध्यान दीजिए, इसका जो उदाहरण है आप देख सकते हो, लूनी नदी। कौन सी नदी, लूनी नदी है। इसी तरह मित्रों देख लीजिए उत्तर प्रदेश का भाबर क्षेत्र में विलुप्त नदियां है ना, ये चीज हो गया। इसी तरह अगर हम जो है ठंडे मरुस्थलों की बातचीत करें तो साइबेरिया क्षेत्र में भी जो है नदियां क्या होती हैं, ऊपर ऊपर बर्फ जमी रहती है, अंदर अंदर जो है नदी प्रवाहित होती रहती है। जैसे आमूर नदी का नाम सुने होंगे, टेनेसी नदी का नाम सुने होंगे, है ना, कोलियामा नदी का नाम सुना गया होगा। तो इस प्रकार की नदियां हैं, इसको आप लोग यहाँ पे नोट कर लीजिए जिससे आपको कोई समस्या ना हो। बिल्कुल अनुपम जी, बिल्कुल लूनी नदी है। ठीक हो गया मित्रों, ये हो गया। बिल्कुल अगर हो गया हो तो यहां पर एक प्रश्न हम आपके सामने लिख रहे हैं, इस प्रश्न को अच्छे से ध्यान समझिएगा। आंसू जी अभी श्योर नहीं है, क्या श्योर नहीं है? जैसे देखिए हम आपको जब पढ़ाए थे भाबर क्षेत्र, उसमें हमने बताया था कंकड़ पत्थर युक्त क्षेत्र को क्या कहते हैं, भाबर क्षेत्र कहते हैं। तो जब नदी पहाड़ से आती है और सीधे कंकड़ पत्थर युक्त क्षेत्र में जाती है तो कंकड़ पत्थर के बीच में क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। तो जैसे ये उत्तर प्रदेश का भाबर हो गया। फिर इसके बाद लूनी नदी है। लूनी नदी के विषय में आप जानते होंगे कि यह नदी जैसे ही जो है आपका निकलती है, नदी कहां से निकलती है, अजमेर में पुष्कर झील का नाम सुना होगा, वहां से निकलने के बाद ये कच्छ के दलदल में क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। ये सीधे जाके अरब सागर में नहीं करती, कच्छ के दलदल में मित्रों विलुप्त हो जाती है ना। तो ये चीज है। इसी प्रकार मैंने आपको बताया, आपने सुना होगा, बिल्कुल आपने सुना होगा कि जो साइबेरिया क्षेत्र है यानी जहां बर्फ वगैरह बहुत ज्यादा जमी रहती है, तो नदी नीचे नीचे अपना प्रवाहित होती रहती है और ऊपर बर्फ की बर्फ उसी तरह जमी रहती है मित्रों। तो ये साइबेरिया क्षेत्र का मतलब रूस में जो नदियां हैं उनके मैं बातचीत कर रहा हूं, तो है ना। तो आशा करते हैं कि अब आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल क्लियर है सर, बिल्कुल बिल्कुल कोई बात नहीं, ठीक है, खूब बढ़िया पूछा करिए, पूछने में हमें कोई दिक्कत नहीं है ना। बस ये है कि पढ़िए अच्छे से, है ना। कल कुछ हमारे मित्र थे, गंगवार जी थे, उन्होंने कहा कि सर स्पीड बढ़ाइए, स्पीड बढ़ाइए। हम ये कहते हैं कि बिल्कुल हम बढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप उनका भी तो जरा विचार करिए, जो पहली बार पढ़ रहे हैं, हमें उनको भी साथ में लेके चलना है ना। बिल्कुल हमें उनको भी साथ में लेके चले। एक हमारे और मित्र थे, कमेंट किए थे
कि सर और थोड़ा तेजी से चलिए। हम ये कहते हैं कि हमें तो उस मित्र को, अंतिम पंक्ति में खड़े मित्र को भी साथ में लेके चलना है, क्योंकि उनको भी हम जो है कहीं ना कहीं आपके बराबर ही मानते हैं। हालांकि आप अच्छा है, आपका ज्ञान अच्छा है, बिल्कुल हम उसकी जो है कद्र करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए हमें सबको साध के ही चलना पड़ेगा। हम जो है ये कह लीजिए कि आपको सबका साथ निभा के चलना होगा, बिल्कुल, है ना। और सब लोग अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और रही बात विषय, है ना, पूरा फरवरी है अभी, इसके बाद फिर 18 मार्च है ना परीक्षा का डेट। बिल्कुल बहुत आसानी से हम चीजों को समझा देंगे, आप उसके चक्कर में बिल्कुल ना रहिए। हम टीचर हैं, हम सब चीजों को जानते हैं, हमें पता है कि कितने समय तक कौन सी चीजें समाप्त हो जाएंगी। चूंकि भारत का जो भौतिक विभाजन है ये सबसे बड़ा सेगमेंट होता है, आप भी मानते होंगे, इसलिए थोड़ा सा इस पे जो है काम चल रहा है, बिल्कुल। बाकी अगर आप कहो जल्दी जल्दी, तो देखिए जल्दी काम शैतान का, मैंने सुना है जल्दी काम शैतान का, बिल्कुल उस पर जो है थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। बाकी आप हमारी बातों का बुरा बिल्कुल मत मानिएगा, है ना। हम तो हमेशा कहते हैं कि मुस्कुराते रहिए, चलते रहिए, थोड़ा सा गाड़ी इधर उधर डगमगाएगी भी तो आप है ना संभालने वाले, टेंशन कहे लेते हैं। हम आपसे बातचीत करेंगे कि इस चैप्टर को हम आपको जो है बहुत अच्छे से थोड़ा सा समझा देंगे और इसके बाद फिर आपको नोट करवा देंगे जल्दी जल्दी, है ना। तो आप इसकी टेंशन ना लीजिए, बिल्कुल, है ना। हाँ, बाकी अगर आपको लगता है स्पीड सही है तो ठीक है, और नहीं अगर आपको लगता है स्पीड ज्यादा है तो आपने देखा होगा सिंधु नदी वाले में हमने स्पीड थोड़ा सा ज्यादा की थी, कितनी दिक्कत आप लोग को आई थी, है ना। हाँ हाँ, तो इस पे जो है आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आइए मित्रों, अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न है, क्वेश्चन क्या है, जैसे ध्यान दीजिए, भारत की कौन सी नदी, भारत की कौन सी नदी ब्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। ये क्वेश्चन है, भारत की कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। पहला ऑप्शन ध्यान दीजिएगा, गंगा नदी। कौन सी नदी? गंगा नदी। दूसरा है, ध्यान दीजिएगा, सेकंड नंबर पे हम आपके सामने लिख रहे हैं कावेरी नदी। तीसरे नंबर पर हम आपके सामने लिख रहे हैं तीस्ता नदी। और चौथे नंबर पर हम आपके सामने लिख रहे हैं तापी, या इसी को ताप्ती नदी भी कहते हैं। आप सभी लोग बताइए इसमें कौन सा सही होगा। आशा करते हैं कि आप सभी लोग सही बता ले जाएंगे, इसीलिए मैं कहता हूं जल्दीबाजी की आवश्यकता वहां है ना। जल्दीबाजी तब की जाती है जब बिल्कुल लगे कि हाँ जरूरी है ना। हमारे बहुत से मित्र, वाह क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तापी 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 तापी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे, वेरी गुड। बड़ा फक्र महसूस हो रहा है, सही बताएं भाई गार्ड, बहुत फक्र महसूस हो रहा है कि कम से कम पढ़ाने का हमें कुछ ना कुछ, बिल्कुल हमारा जो है पढ़ाया, बिल्कुल बिल्कुल आप लोग इतना बढ़िया जवाब दे रहे हो। डी ऑप्शन है, तापी 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 तापी। क्यों? क्योंकि यह नदी सतपुड़ा पर्वत, ध्यान दीजिए, यह नदी सतपुड़ा पर्वत और दक्कन ट्रैप के बीच में भ्रंश घाटी का निर्माण करते हुए अरब सागर में जा गिरती है ना। तो नर्मदा भी सही है, ये भी सही है, बिल्कुल मित्रों, बहुत अच्छे, ठीक, बिल्कुल आपकी मेहनत की हम सैल्यूट करते हैं, कद्र करते हैं, बिल्कुल इसी तरह आप लोग अच्छे से, बिल्कुल टॉपर चॉइस जी, बिल्कुल। आइए आगे बढ़ते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको इसमें कोई समस्या नहीं होगी, है ना। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी कच्छ के दलदल में विलुप्त हो जाती है। वही अंडरग्राउंड वाटर वाला मामला है, ये आपके सामने है। पहला ऑप्शन ध्यान दीजिए, माही। दूसरा ऑप्शन साबरमती।
तीसरा ऑप्शन ध्यान दीजिएगा बनास, और चौथा ऑप्शन लूनी। ये आपके सामने चार ऑप्शन रहे, माही, साबरमती, बनास और लूनी। मैं एक बार फिर से अपने मित्रों को बता दूं, जो मैंने सोन नदी की सहायक नदी बनास बताया उसकी बात अलग है, वो वहां पे अपनी जगह सही है। मैं इस बनास की बात कर रहा हूं तो ये अपना राजस्थान वाली बात है, ठीक है। तो बिल्कुल आप सभी लोग लूनी लूनी लगा रहे हो। कच्छ का दलदल, थोड़ा सा आप हमको ये भी बता दीजिएगा, कुछ हमारे मित्र अगर लिखना चाहें कि ये कच्छ का दलदल किस राज्य में पड़ेगा, भारत के किस राज्य में कच्छ का रण पड़ेगा या कच्छ जिला पड़ेगा, बिल्कुल आप इसको भी थोड़ा सा बता सकते हो, ठीक। तो इन सब चीजों को बहुत अच्छे से आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे, है ना, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। आइए मित्रों, अब अगले चैप्टर पे हम बातचीत करेंगे। ध्यान दीजिए, अपवाह तंत्र का विभाजन, है ना, अपवाह तंत्र का विभाजन। तो इसको ध्यान दीजिएगा मित्रों, इसको हमने खास तौर पे दो भागों में डिवाइड किया। पहला है आपका क्रमवर्ती अपवाह तंत्र। पहला है क्रमवर्ती अपवाह तंत्र, यानी सीक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम, है ना, सीक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम। और दूसरा जो है, ध्यान दीजिएगा, दूसरे नंबर पर अक्रमवर्ती अपवाह तंत्र। अक्रमवर्ती अपवाह तंत्र, इसको अंग्रेजी में कहेंगे डीसीक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम। यानी ध्यान दीजिएगा, एक है आपका क्रमवर्ती अपवाह तंत्र और दूसरा आपका है क्या है, अक्रमवर्ती अपवाह तंत्र। तो ध्यान दीजिए, ये जो आपका क्रमवर्ती अपवाह तंत्र है, इनको चार भागों में डिवाइड किया गया। कितने भागों में? चार भागों में। पहला मित्रों क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, चौथा क्या है? तो ध्यान दीजिए, एक है अनुवर्ती सरिता, है ना, सरिता मतलब होता है नदी। इसके बाद परवर्ती सरिता मतलब होता है नदी या धारा। तीसरे नंबर पर है, देखिए, अनुवर्ती सरिता, परवर्ती सरिता। तीसरा है प्रतिवर्ती सरिता। और चौथे नंबर पर है नवा अनुवर्ती सरिता। देखो, हिंदी से थोड़ा सा बहुत इधर उधर लग रहा है ना, बिल्कुल। आइए इसको हम अंग्रेजी से लिख देते हैं। अनुवर्ती को हम क्या कहते हैं? कॉन्सिक्वेंट। क्या कहते हैं मित्रों? कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम। दूसरा है, ध्यान दीजिए, सबसीक्वेंट स्ट्रीम। और तीसरे नंबर पर क्या है प्रतिवर्ती में? ऑब्सीक्वेंट स्ट्रीम। और चौथा है आपका नवानुवर्ती में, तो ध्यान दीजिएगा, रीसीक्वेंट स्ट्रीम। आप सभी लोग इसको जल्द से जल्द नोट करिए, हम आपको एक एक करके बताते हैं, है ना। बफरिंग बहुत हो रहा है। हेलो, सब सही चल रहा है ना? बिल्कुल, इसको ध्यान से आप सभी लोग नोट करिए। अनुवर्ती सरिता, परवर्ती सरिता, प्रतिवर्ती सरिता और नवा अनुवर्ती सरिता। आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक। और देखिए, दूसरा इसमें इसे दो भागों में डिवाइड किया गया। अगर हो गया हो
मित्रों जल्दी से इसको करिए तो फिर वहां पे भी हम आपको बता दें। ठीक है, सब ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल, इसको क्लियर करिए जल्दी से। यस सर, हो गया, बिल्कुल। आइए इसको देखते हैं। इसमें है परावर्ती नदी और दूसरा है यानी परावर्ती को हम क्या कहेंगे, है ना, एसी डिसेंट रिवर, है ना, और दूसरा है सुपर इम्पोज रिवर। सुपर इम्पोज रिवर आपको ध्यान देना है यहां पर, है ना, बिल्कुल, हो गया। आइए मैं बताता हूं इनके विषय में, पहले इनको आप लोग अच्छे समझ लीजिए जिससे आपको कोई समस्या ना हो। ठीक, इधर ध्यान दीजिएगा सबसे पहले क्रमवर्ती अपवाह तंत्र के विषय में, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे मित्रों ध्यान दीजिए, पहला है क्रमवर्ती। देखो, जैसे मान लो ये कोई पहाड़ है और इस पहाड़ का निर्माण हो चुका। जब इस पहाड़ का निर्माण हो चुका तो पहाड़ के निर्माण होने के बाद यदि कोई नदी धारा इस प्रकार से निकलती है और, है ना, ये सब चीजें बहती, तो कुल मिला के ये है कि क्रमवर्ती का मतलब क्या होता है। क्रमवर्ती अपवाह तंत्र का मतलब क्या होता है, अपवाह तंत्र, है ना। इसका मतलब समझिएगा, ढलान के अनुरूप प्रवाहित होने वाली नदियां, तो ध्यान दीजिए, ढलान के अनुरूप प्रवाहित होने वाली नदियों को क्या कहेंगे, क्रमवर्ती, क्या कहेंगे, क्रमवर्ती अपवाह तंत्र कहेंगे। क्या कहेंगे मित्रों, क्रमवर्ती अपवाह तंत्र कहेंगे। तो ध्यान दीजिए, ढलान के अनुरूप प्रवाहित होने वाली नदियों को क्रमवर्ती अपवाह तंत्र कहा जाता। तो जैसे पहाड़ है और इस पहाड़ से, है ना, बिल्कुल नदी जो है ऐसे ढलान जैसे जैसे पा रही है वैसे बिल्कुल ये बहती हुई आ रही है। तो आप ही बताइए, ये आपको क्या कहा जाएगा, ये क्रमवर्ती अपवाह तंत्र होगा कि नहीं होगा। ना समझ में आए तो कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे कोई ये पठार है और इस पठार में कुछ इस प्रकार का ढलान पाया जा रहा है ना। ये कोई क्या है, पठार है, यहां पर आपको ध्यान देना है, ये एक पठार है जहां पर आपको ये चीजें समझना है ना, बिल्कुल। और इस पठार के ढलान के अनुरूप, जैसे कोई नदी है, इस पठार के ढलान के अनुरूप जो है नदी बह रही है इस तरह। तो अब आप ही बताइए, इस नदी को क्रमवर्ती नदी कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा, बिल्कुल कहा जाएगा। तो ये दो उदाहरण हम आपके सामने रखे, एक ये और दूसरा ये। इन दोनों उदाहरणों को आप सभी लोग बिल्कुल इस स्क्रीनशॉट लेकर क्लियर कर लीजिए। आशु जी बिल्कुल सही है ना। जैसे मान लो जिन लोगों को सरल लगता है उन लोगों को तो बड़ा आसान लगता है, कोई दिक्कत नहीं है सर, इतना तो समझ जाएंगे, ढलान के अनुरूप प्रवाहित होने वाली। लेकिन हमारे बहुत से ऐसे मित्र हैं, जब आप इस जगह पे खड़े होते हैं तो आपको हमेशा याद रखिए कि आपको क्लास की अंतिम पंक्ति में बैठे स्टूडेंट पर भी उसी तरह ध्यान रखना है जैसे आप पहले पंक्ति में बैठे स्टूडेंट पर ध्यान रखते हैं। इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे हमें जरूरी पड़ जाता है कि छोटी से छोटी बातों को भी हम आपके सामने लेते हुए चलें, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल छोटी से छोटी बातों को ही हम लोग लेते हुए चलें। तो यहां पर देखिए, पूरी तरह से आपको यहां पर समझ में आ गया होगा, है ना। तो बिल्कुल हो गया। अब आइए, सबसे पहले हम क्या बातचीत करेंगे। सबसे पहले देखो, यहां पर अगर वापस आते हैं तो क्या है, अनुवर्ती सरिता। अनुवर्ती सरिता का मतलब होता है और परावर्ती सरिता। आइए दो इन धाराओं के विषय में हम विवेचना करते हैं। ये कोई पहाड़ है, ये कोई क्या है मित्रों, पहाड़ है, और इस पहाड़ के माध्यम से आपको समझना है, ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लो कि कोई ये नदी इस प्रकार से निकल रही है और ये इस प्रकार से बह रही,
है ना। ये जो नदी है, ये पहाड़ के निर्माण के फलस्वरूप ये नदी का निर्माण होता है, और जब ये नदी इसमें बन जाती है, लिखेंगे सबसे पहले अनुवर्ती सरिता। अनुवर्ती सरिता के विषय में लिखना है, ठीक, लिखेंगे। लिखें सबसे पहले अनुवर्ती सरिता के विषय में। जब पर्वत का निर्माण हो चुका हो, जब पर्वत का निर्माण हो चुका हो तो इसके पश्चात उसी पर्वत से निकली नदी का ढलान के अनुरूप, ध्यान दीजिएगा यहां पे, ढलान के अनुरूप बहना क्या होता है? अनुवर्ती सरिता होता है। अनुवर्ती सरिता होता है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि जब इस पहाड़ का निर्माण हो चुका है, अब इसके बाद जब कोई नदी इसमें से निकलेगी तो इस पहाड़ के ढलान के अनुरूप निकलेगी, तो इसी को क्या कहते हैं? अनुवर्ती सरिता कहते हैं। इसको तुरंत आप सभी लोग लिखिए जिससे आपको कोई समस्या ना हो। एग्जाम्पल भी बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे? सुरभि जी बिल्कुल एग्जाम्पल बताएंगे। क्या आपको इतना नहीं पता कि जैसे क्रम, यानी एक क्रम के अनुसार, या बिल्कुल, तो इन सब चीजों को हम आपको तुरंत बताने वाले, इतना पहले करिए। एग्जाम्पल एक नहीं, हम आपको बहुत ढेर सारे बताएंगे। एग्जाम्पल की आप बात करते हैं, ये लीजिए एग्जाम्पल। देखो, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है ना, कृष्णा है, कावेरी है। इसी तरह आप देखेंगे तो और भी ढेर सारी है। जैसे इसमें मान लेते हैं कि चिनाब है, रावी है, ब्यास है। ये सब क्या है? पहाड़ के निर्माण के बाद ये तुरंत बनी और बहने लगी। ये एग्जाम्पल है। आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे समझ गए होंगे। बिल्कुल, इन सब चीजों को अच्छे से ध्यान दीजिएगा। हो गया? अगर हो गया है ध्यान दीजिएगा इसी में। देखो, ये एक नदी रही और इस प्रकार से जब बहती है ढलान के अनुरूप, तो उसी को अनुवर्ती नदी कहा जाता है, और इसके एग्जाम्पल ये रहे। लेकिन मित्रों, आपने देखा होगा कि इसी पहाड़ से या किसी दूसरे पहाड़ से आकर कोई नदी इस प्रकार से मिल जाती है। जब कोई नदी इसमें मिल जाती है तो इसको परवर्ती नदी कहते हैं। जब ये मिलती है तो लगभग इसमें 90 डिग्री का एंगल बनता है। कितने का एंगल बनता है? 90 डिग्री का कोण बनता है। यहां पे ध्यान दीजिएगा, 90 डिग्री का कोण बनता है। तो जहां पे आप लोग इस चीज को क्लियर किए हो, एक और स्क्रीनशॉट लीजिएगा। और इस नदी को क्या कहा जाएगा? परवर्ती नदी। कौन सी नदी? परवर्ती नदी। परवर्ती नदी वो होती है कि जब अनुवर्ती नदी में कोई नदी 90 डिग्री का कोण बनाते हुए मिल जाए तो उस नदी को क्या कहते हैं मित्रों? परवर्ती नदी कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हो। यमुना नदी, क्या यमुना गंगा में मिलती है? चंबल नदी, क्या चंबल यमुना में मिलती है? सोन है, क्या है? सोन नदी है ना। दामोदर नदी है, कौन सा? दामोदर नदी है। ये इसके किसके उदाहरण है? ये परावर्ती नदियों के उदाहरण। तो इसको भी आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने कहा था ना कि ये सब बहुत आसान है, इसमें अब आपको कोई समस्या नहीं होगी। बिल्कुल, आशा करते हैं कि पूरी तरह से आपको समझ में आ गया होगा, है ना। बिल्कुल, हो गया। परावर्ती नदी पहाड़ पर मिलती है या जमीन पर मिलती है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये कहीं पे भी मिल सकती है, कोई जरूरी नहीं है। पहाड़ पे भी मिल सकती है और मैदान पर भी मिल सकती है, कोई दिक्कत नहीं। बस ये है, इसमें आपको पकड़ना क्या है कि जब ये मिले तो 90 डिग्री का एंगल समान रूप से बनता हो, है ना, ये चीज। बिल्कुल,
रिंकल चौधरी जी, आरी प्रवाह नहीं हुआ। अच्छा बिल्कुल हम बता दे रहे हैं, आरी प्रवाह कोई दिक्कत नहीं। क्या इतना पहले आपको समझ में आ गया है? बिल्कुल बिल्कुल। अब मित्रों हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो पहले आप देख लीजिएगा, ये जो दोनों है अनुवर्ती सरिता और परवर्ती सरिता, मैंने उदाहरण सहित आप दोनों को बता दिया। इसी तरह एक है प्रतिवर्ती सरिता। प्रतिवर्ती सरिता का मतलब क्या होता है और नववर्ती सरिता का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिए। जैसे मान लो मित्रों आपके सामने ये क्या है, पहाड़ है ना, और इस पहाड़ में जैसे इस पहाड़ से एक नदी बह रही है ना, ये कुछ इस प्रकार से नदी बह रही है। तो जब ये नदी बह रही है तो इस नदी को तो हम क्या कहेंगे, अनुवर्ती नदी कहेंगे। इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, है ना। अनुवर्ती नदी का मतलब होता है जब पहाड़ बन गया तो उसके ढलान के अनुरूप जब नदी बहती है उसी को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं मित्रों, उसी को हम कहते हैं अनुवर्ती नदी। तो ये देखिए अनुवर्ती है ना, अनुवर्ती नदी है। लेकिन हमें पढ़ना क्या है, प्रतिवर्ती। तो प्रतिवर्ती का मतलब क्या होता है कि अब ध्यान दीजिएगा, जब कोई, ध्यान दीजिए, जब कोई जो है ना, ये नदी कुछ इस प्रकार से बह रही है, ये नदी कुछ इस प्रकार से बह रही है। तो यहां पर आपको समझना है कि अब इसका जो प्रतिवर्ती का मतलब होता है इस नदी के विपरीत बहना। प्रतिवर्ती का मतलब होता है अनुवर्ती नदी के विपरीत बहना। जैसे आप देखें ये इस तरह बहे तो ये इस तरह जाके बहे, ये इस तरह जाके बहे ना। तो ध्यान दीजिए इसी को क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती कहते हैं, प्रतिवर्ती नदी कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक नदी ऐसे जा रही है और दूसरी नदी उसके विपरीत बह रही है, उसको क्या कहेंगे, प्रतिवर्ती नदी। जैसे अब अनुवर्ती नदी के उदाहरण तो आपको मिल रहा क्या है, प्रतिवर्ती नदी के उदाहरण को आइए हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए गोदावरी है, गोदावरी है, क्या है मित्रों, गोदावरी है। इसी तरह क्या है, दामोदर है, क्या है, दामोदर है ना। कौन सी नदी है, दामोदर नदी है ना। आइए इसको देखते हैं कैसे, देखो समझ में आया, अनुवर्ती के विपरीत, बिल्कुल। यहां पे अगर नहीं समझ में आया तो इसको आप अच्छे से समझिएगा। पहले हम कहना क्या चाह रहे हैं, जैसे मान लो ये भारत का मानचित्र है और उस भारत के मानचित्र में आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये जो पहाड़ है और ये जो पहाड़ है, यानी ये विंध्याचल है, ये ए पहाड़ है और ये बी पहाड़ है, इनके बीच में एक नदी बहती है। इस नदी का नाम है क्या है, नर्मदा नदी। ये क्या है, इधर की ओर बहती। लेकिन आप भी जानते हैं कि यहां पर जो है ये पहाड़ है और इस पहाड़ से देखिए एक नदी है जो बिल्कुल इधर से इस तरह बहती, और इस नदी का नाम है, क्या नाम है, गोदावरी। तो देख लीजिए इसकी डायरेक्शन ये है और इसकी डायरेक्शन ये है, आप समझ सकते हैं ना। तो किस प्रकार से, तो ये क्या हो गई, ये मान लो अगर अनुवर्ती नदी है तो फिर ये क्या होगी, प्रतिवर्ती नदी होगी। क्या होगी, प्रतिवर्ती नदी होगी। प्रतिवर्ती नदी होगी, है ना। अब जैसे दामोदर नदी की बातचीत करें, अगर थोड़ी देर के लिए इसे नर्मदा मान ले, तब आप ही बताइए इसके विपरीत ये नदी बह रही है कि नहीं बह रही। इसके विपरीत कुछ इस प्रकार से जो है कौन सी नदी बह रही है, यहां पे दामोदर न लिखे, थोड़ा सा हम सोन लिखेंगे। कौन सी नदी, सोन नदी। अगर नर्मदा इधर बह रही है तो आप ही बताइए क्या सोन नदी इधर नहीं बह रही, तो ये क्या होगी, ये प्रतिवर्ती नदी होगी, ये प्रतिवर्ती नदी होगी, और नर्मदा क्या हो गई, अनुवर्ती नदी हो गई। बिल्कुल, गोदावरी तो अनुवर्ती है, बिल्कुल। अनुवर्ती का मतलब यह है कि अब इस नदी के, ध्यान दीजिए, गोदावरी नदी का मतलब हो गया कि देखिए ये सब अनुवर्ती नदी है। लेकिन बात यह है कि जब दो नदियों का कंपैरिजन करेंगे, एक नदी ऐसे नर्मदा बह रही है, दूसरी नदी इधर की ओर क्या बह रही है, गोदावरी बह रही है। तो अब ध्यान दीजिए, अगर इस नदी को हम मान लें कि इस दिशा में बह रही है तो इस दिशा का अनुकरण कर रही है। इस नदी के विपरीत जो बहेगी, ऐसे इसकी डायरेक्शन और इसकी ये डायरेक्शन है, इसके अनुसार हम बातचीत कर रहे हैं। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, है ना। अगर मान लो ना समझ में आए तो ऐसे समझ सकते हो, नर्मदा ऐसे बहे और इधर की ओर क्या बहे, इधर की ओर क्या बहेगी, इधर की ओर आपका सोन नदी बहेगी, है ना। तो देख लीजिए डायरेक्शन क्या है, बिल्कुल विपरीत, बिल्कुल बहाव की विपरीत दिशा। बिल्कुल अशोक जी, हम यही कहना चाह रहे हैं कि बहाव की विपरीत दिशा में बसो तो ठीक है ना। हाँ, अब इसके बाद देखिए एक और बचता है, वो क्या है, अगर आप वापस आए
तो यहां पर आप देख सकते हो नवा अनुवर्ती सरिता। नवा अनुवर्ती सरिता का मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, नवा अनुवर्ती सरिता का मतलब होता है कि जैसे एक ये नदी है और इस नदी को हमने भी अब आपको बताया, क्या बताया, इस नदी को हमने बताया कि ये जो नदी है इस नदी को अनुवर्ती कहेंगे। अब सोचिए, इसी के समानांतर अगर एक और नदी बहने लगे, इस तरह इसी के समानांतर अगर एक और नदी बहने लगे तो इस नदी को क्या कहेंगे, नवा अनुवर्ती, नवा अनुवर्ती नदी, है ना, बिल्कुल। तो आप इनको ध्यान दीजिए, लिखिएगा, इसमें आपको लिखना है, क्या लिखना है, पहले उसके विषय में लिखेंगे, किसके विषय में, वो जो आपका क्या है, प्रतिपरवर्ती। तो अनुवर्ती लिखेंगे, अनुवर्ती नदी के, अनुवर्ती नदी के विपरीत प्रवाहित होने वाली नदी क्या होती है, प्रतिवर्ती होती है। ठीक, प्रतिवर्ती नदी होगी या प्रतिवर्ती सरिता होगी। और दूसरा इसमें क्या लिखना है, अनुवर्ती के सापेक्ष प्रवाहित होने वाली नदी क्या होगी लास्ट में, हमने आपको क्या लिखाया, जैसे कि आपको हमने लिखाया लास्ट में, ये देख लीजिए कहां पर है, ये नवा अनुवर्ती है ना, तो इसको आपको ध्यान समझना है, इसको नवा अनुवर्ती कहेंगे, है ना, नवा अनुवर्ती नदी कहेंगे। इसको आप लोग लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। विक्रांत जी, सर समझ नहीं आया, कौन सा समझ में नहीं आया बताइए। आइए इसको एक बार फिर से समझिए आप सभी लोग। इसीलिए तो कहते हैं कि थोड़ा सा जल्दीबाजी के लिए हमको मत कहा करो, अगर जल्दीबाजी के लिए कहोगे तो एक भी समझ में नहीं आएगा, समझ लो, है ना। यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक पहाड़ है, ये पहाड़ दिख रहा है आपको सबको, आप सभी लोग बताइए पहाड़ दिख रहा है। अगर पहाड़ दिख रहा है तो इस पहाड़ का निर्माण जब हुआ, तो जब इस पहाड़ का निर्माण हुआ तो यहां से एक नदी बह रही है, तो इस नदी को क्या आप कह सकते हो कि अनुवर्ती नदी है? यस या नो में जवाब दीजिए आप सभी लोग। क्या किसी पहाड़ के बनने के बाद उसके ढलान के अनुरूप बहने वाली नदी को अनुवर्ती नदी कहें? आप सभी लोग बताइए, यहां तक कोई दिक्कत? ठीक, रीता जी कोई दिक्कत यहां तक? हाँ ठीक, कोई दिक्कत नहीं। फिर ध्यान दीजिएगा, यानी अगर आप समझ रहे हो तो अनुवर्ती नदी क्या होती है, ये चित्र कह रहा है। देखो ये चित्र क्या कह रहा है, ये होती है आपकी अनुवर्ती नदी, यही लिख दें, ये आपका अनुवर्ती हो गया। ठीक, फिर दूसरा देखिए, दूसरा इसमें क्या हो रहा है, दूसरा इसमें क्या है, परवर्ती नदी। परवर्ती का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। परवर्ती नदी का मतलब होता है कि जब कोई नदी इधर से निकलकर और इसमें क्या हो जाए, मिल जाए, तो ये क्या होगी, परवर्ती नदी होगी। इसको भी समझने में कोई दिक्कत? यस सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। ये अनुवर्ती होगी और ये किसमें मिलेगी, 90 डिग्री एंगल का कोण बनाते हुए मिलेगी, तो इसे क्या कहेंगे, परवर्ती नदी कहेंगे। कोई समस्या? बिल्कुल। अब आगे समझिए, फिर ध्यान दीजिएगा क्या कहा जा रहा है। तीसरे नंबर पर है प्रति अनुवर्ती। प्रति अनुवर्ती का मतलब अब समझिए, यानी अनुवर्ती नदी के विपरीत बहने वाली नदी। कौन सी नदी?
अनुवर्ती नदी के विपरीत बहने वाली नदी। अगर ये नदी इस प्रकार से बह रही है तो फिर इसका मतलब यह है कि अगर कोई नदी है इसके विपरीत कुछ इस प्रकार से बहे, है ना, इसके विपरीत अगर कुछ इस प्रकार से नदी बहे, ये जो नदी है कुछ इस प्रकार से बहे, यानी अगर ये इस प्रकार से फ्लो कर रही है ना, तो जाहिर सी बात है कि इसका फ्लो कैसा हो, इस प्रकार हो, इसके विपरीत हो, इसके विपरीत हो, है ना। तो इसको क्या कहेंगे, इसको प्रतिवर्ती कहेंगे, प्रतिवर्ती नदी। कोई दिक्कत यहां पर? ये पहले नंबर पे रहा, ये दूसरे नंबर पे, और ये तीसरे नंबर पे हमने बताया। चौथे नंबर को समझिएगा। चौथा नंबर हम आपके सामने कह रहे हैं कि कौन सी नदी है, अगर आप देखेंगे तो नवा अनुवर्ती नदी। नवा अनुवर्ती नदी का मतलब होता है कि इस नदी के सापेक्ष एक नई धारा बहे, है ना, इस नदी के सापेक्ष एक नई धारा बहे, तो इस नदी को हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे इस नदी को? चौथे नंबर पर नवानुवर्ती कहेंगे। अब बताओ इसमें समझने में क्या दिक्कत है? एक ही चित्र में हमने आपको समझा दिया। ये लीजिए डायग्राम बना लीजिए अच्छे से। बिल्कुल प्रीति जी, समझ में आया? नो सर, ऑल क्लियर। तो अब अगर ऑल क्लियर है तो फिर इसको बना लीजिए, बाकी एग्जाम्पल तो हमने लिखवा ही दिया है। ठीक। अक्कू जी, अक्कू जी, हम आपसे कह रहे हैं कि जैसे मान लो पानी जहां से निकल रहा है और ढलान के अनुरूप अगर वो बह रहा है तो उसे हम अनुवर्ती धारा कहेंगे कि नहीं कहेंगे? अब फिर इसके बाद मान लो हमने एक नाली बना दी और उसके विपरीत अगर हम दूसरी धारा कर दिए तो उसे हम क्या कहेंगे? भाई उसके विपरीत होनी चाहिए। अब इसमें ये अगर धारा अनुवर्ती है तो ये उसकी क्या हो जाएगी? प्रतिवर्ती हो जाएगी। अब अगर समझ में नहीं आए तो हम आपको भी क्वेश्चन करवाएंगे, आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे। इन सब चीजों को आप देखिएगा। बिल्कुल क्लियर तो नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर कोई दिक्कत हो तो आप फिर से हमें बताइए, हमें कोई जल्दीबाजी नहीं है। बस ये है कि हमारे जो एक दो ऐसे मित्र हैं, पता नहीं क्यों ऐसा कहते रहते हैं ना, अगर उनको खूब आता है तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनको भी साथ दें जो लोग थोड़ा सा समझ। देख लीजिए, थोड़ा सा हमने अलग अलग बताने का प्रयास किया, कितने लोगों को दिक्कत होने लगी। और देख लीजिए, थोड़ा सा हमने इसमें टाइम लिया तो सबको समस्या क्लियर हो गई। ठीक है मित्रों, तो ध्यान दीजिए, इस प्रकार आपका ये हुआ। अब इसके बाद अगर आप वापस जाएं तो इसमें आक्रमवर्ती नदी प्रवाह में देखिए क्या है, एक परावर्ती नदी है और दूसरा सुपर इंपोज नदी है। तो परावर्ती नदी किसे कहते हैं? क्या कहते हैं, एसी डिसेंट रिवर किसे कहते हैं और सुपर इंपोज रिवर किसे कहते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, इसको आप अच्छे से समझिएगा। आक्रमवर्ती का मतलब होता है कि जैसे देखो, इसको भी समझिए। आक्रमवर्ती का मतलब होता है कि जैसे मान लो मित्रों, कोई नदी, ये आपका क्या है, ये है ना, इस प्रकार है, फिर ये यहां पर आपको समझना है कि जब कोई नदी यहां से निकलती है और निकलने के बाद इस प्रकार बहती है तेजी से, बिल्कुल बह रही है ना, यानी ये जो नदी है इस प्रकार यहां से निकली, यहां से कहीं से, ठीक, और निकलने के बाद जैसे ही आगे बढ़ रही है तो अब आप ही बताइए सामने क्या पड़ रहा है? सामने पड़ रहा है एक पहाड़। क्या पड़ रहा है? सामने एक पड़ रहा है पहाड़। अब आप ही बताइए, अगर आप इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हो और कर रहे हो, अचानक जो है एक ऐसा प्रश्न आ गया जो बिल्कुल आपके सामने खड़ा हो गया दारा सिंह की तरह, है ना। अब आपके सामने इसमें दो प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न मुकाबला किया जाए, दूसरा प्रश्न उसको नजरअंदाज करके किनारे से निकल लिया जाए। अब आप ही बताइए, जो कमजोर होगा वो उस हर्डल से मुकाबला नहीं करेगा, लेकिन जो मजबूत होगा, अगर इस नदी का प्रवाह क्या है, मजबूत है, तो जाहिर सी बात है कि इस पहाड़ को ये काट करके और फिर इसके बाद आगे निकल जाएगी। तो जब काट कर आगे निकल जाएगी तो आप ही बताइएगा, इस पहाड़ में अगर ये काटेगी तो ध्यान दीजिएगा, अगर इस पहाड़ को ये पूरी तरह से काट रही है तो इस प्रकार एक गहरे खड्ड का निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो इसी को क्या कहते हैं? खड्ड कहते हैं, है ना। खड्ड का मतलब होता है गार्ज, जिसे कहते हैं। अब ये जो नदियां हैं, ये सिंधु भी है, इसको सिंधु के रूप में भी एग्जाम्पल ले सकते हो, और इसमें आप सतलज को भी एग्जाम्पल ले सकते हो, इसमें ब्रह्मपुत्र को भी एग्जाम्पल ले सकते हो। ब्रह्मपुत्र नदी अर्थात हिमालय पर्वत का जैसे जैसे निर्माण होता गया, ये मानसरोवर से निकलती है, हिमालय के बनने से पहले से निकलती है,
और जैसे हिमालय सामने खड़ा होता गया, इस हिमालय को इसी तरह काटती गई। देख लीजिए, सिंधु नदी ने काटा तो उसे क्या कहा गया? सिंधु गार्ज कहते हैं। जहां पर इसने काटा सिंधु गार्ज कहते हैं। सतलज नदी ने जहां काटा उसे सिपकिल्ला गार्ज कहते हैं, सिपकिल्ला गार्ज कहेंगे। और मित्रों, ब्रह्मपुत्र नदी जहां काटती है उसे क्या कहेंगे? कोरबा गार्ज कहेंगे। क्या कहेंगे? कोरबा गार्ज। अब बताइए इसमें क्या समझ में नहीं आया आपको जो है? बिल्कुल बिल्कुल, आप बताइए इसमें क्या समझ में नहीं आया? हम ये कह रहे हैं कि एक पहाड़ है, उस पहाड़ से जब नदी निकलती है, अगर उसकी धारा प्रवाहित बहुत तेज है तो वो सामने बने पहाड़ को भी धीरे धीरे काट डालेगी, और अगर काट डालेगी तो उसी को खड्ड या गार्ज कहते हैं। अब आप बताइए, सिंधु नदी इसका उदाहरण है, सतलज उदाहरण है, ब्रह्मपुत्र उदाहरण है। सिंधु नदी के द्वारा सिंधु गार्ज, सतलज नदी के द्वारा सिपकिल्ला गार्ज और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा कोरबा गार्ज का निर्माण होता है। बिल्कुल समझ में आया? बिल्कुल, देखो सब लोग कह रहे हैं कि समझ में आ गया। अब जिनको नहीं समझ में आया है, मैं फिर से कह रहा हूं कि वो तुरंत कमेंट करेंगे, और आशा करते हैं कि आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक हो गया? अब देखिए दूसरा क्या होता है, एक नदी होती है तो इसमें क्या हो, दूसरा होता है एक सुपर इम्पोज रिवर। सुपर इम्पोज रिवर का मतलब होता है कि जैसे मान लो कि कोई नदी है ना, जैसे मान लो कि कोई नदी है, कैसे है? एक यहां पर समझिएगा बहुत अच्छे से, एक नदी है जो इस पहाड़ से कुछ इस प्रकार से निकलेगी, और इसके बाद कहीं ना कहीं ये एक रास्ता है, ये इस पहाड़ का रास्ता है, इस तरह, है ना। तो यहां पर आपको समझना है कि जैसे ये यहां से नदी निकल रही है, तो भाई इस नदी का डायरेक्शन तो यही है, इस डायरेक्शन को क्लियर करके फिर ऐसे आना चाहिए, लेकिन ये ऐसे नहीं आती है। ये नदी देखिए क्या होता है कि डायरेक्शन यानी यहां ऐसे तो चलती है, जब ऐसे चलेगी तो अब इसको इधर आना चाहिए ना, इधर, लेकिन ये क्या करेगी, यहाँ पे अवसादों को डिकम्पोज कर देगी, अर्थात यहाँ पे अवसादों का वो भर देगी ढेर सारा। जब भर देगी तो जाहिर सी बात है कि ये नदी जब अवसादों को भर देगी तो ये अपना रास्ता इसी तरह सामने बनाए रखेगी, और जब इसी तरह का रास्ता बनाए रखेगी तो जाहिर सी बात है कि इसी को सुपर इम्पोज रिवर कहेंगे। ये पूरा का पूरा जो है यहाँ पे सेडिमेंट जमा देगी, है ना। तो इसी को क्या कहते हैं? सुपर इम्पोज रिवर कहते हैं, सुपर इम्पोज रिवर। अब बताइए क्या इस प्रकार की नदी है? गंगा नदी नहीं है। गंगा नदी पहाड़ से निकलने के बाद, बताइए पहाड़ से निकलने के बाद टेथिस सागर के दरार पर कितना ढेर सारा सेडिमेंट करते हुए आगे निकल गई, तो जाहिर सी बात है इसका उदाहरण ये। बिल्कुल सर, यूपी में कौन से जिले में कौन सी नदी गार्ज का निर्माण करती? क्या बात है जी, आप भी बिल्कुल ऐसी बात करते हैं। यूपी में क्या जरूरत है गार्ज बनाने की? यूपी में तो पूरा का पूरा मैदान है, मैदान में थोड़ी गार्ज बनता है। अब आप बताइए, पानी में चलने वाले जहाज को आप कह दो कि हवा में उड़ेगा, तो कैसे उड़ेगा? वो उसका काम ही है शिप होना, अर्थात पानी में चलना। अब उसके लिए दूसरी बात हो जाती है ना। बिल्कुल, इन सब चीजों को समझिए। इम्पोज को कहते हैं, हाँ ध्यान दीजिए, बिल्कुल हिंदी हम आपको जरूर बताने वाले हैं। जैसे देखिए क्या कहते हैं इसको, पूर्वारोपित अपवाह तंत्र, पूर्वारोपित अपवाह तंत्र, है ना। ये इम्पोज को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? रोपित कहते हैं, इम्पोज, है ना। इम्पोज को क्या कहते हैं? रोपित कहते हैं। ठीक है, बहुत ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अब देखिए आइए प्रश्न जो है यहाँ एक चीज और समझ लीजिए अच्छे से। देखिए यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कावेरी नदी के विषय में। कावेरी नदी, ध्यान दीजिए, पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पर्वत, ब्रह्मगिरी, है ना। इसको थोड़ा सा हम आपको और बनाते हैं बढ़िया। है ना, ये लीजिए, नदी को समझ लीजिएगा अच्छे से, जिससे आपको कोई समस्या ना हो। ये लीजिए, हमने चित्र को बड़ा कर दिया। अब यहां समझिए, कर्नाटक में ध्यान दीजिए एक पहाड़ है, उसका नाम है ब्रह्मगिरी,
क्या नाम है? ब्रह्मगिरी। और ये किस जिले में पड़ता है? कोडोकू जिले में। यहां से ये नदी निकलने के बाद कुछ इस प्रकार से आगे बढ़ती। जब ये नदी यहां बढ़ती है तो मैसूर मिलता है। क्या मिलता है? मैसूर मिलता है। मैसूर में श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम ये क्या है? द्वीप है ना। और इसी श्रीरंगपट्टनम द्वीप पर टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान का महल है ना, टीपू सुल्तान पैलेस के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद ये नदी जैसे ही आगे बढ़ती है तो फिर ध्यान दीजिए ये इस प्रकार यहां पर क्या हो जाती है? गिर जाती। तो यहां पर स्थित है तिरुचिरापल्ली। क्या नाम है? तिरुचिरापल्ली। और ये नदी कुछ इस प्रकार से डेल्टा बनाती हुई कहां गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती, बंगाल की खाड़ी में गिरती। तो जब ये नदी ऐसे जाती है आगे तो यहां पर देखिए क्या है? कर्नाटक में ही शिवा समुद्रम, शिवा समुद्रम जलप्रपात का निर्माण करती। ठीक। और इसके बाद यहां पर क्या है? स्टेनली, स्टेनली बांध है। यहां पर मेत्तूर बांध है ना। दक्षिण की से गंगा कहते हैं। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से चीजों को समझा दिया था, बिल्कुल है ना। और आशा करते हैं कि आप इसमें पूरी तरह समझ गए होंगे। ठीक। इसको मैंने ये भी बताया था कि इसे सिर्फ और सिर्फ तमिलनाडु की राइस बाउल कहेंगे। क्या कहेंगे? राइस बाउल कहेंगे। इसमें हमारे बहुत से मित्रों ने कहा कि सर आपने छत्तीसगढ़ में लिखाया, आप इस तरह क्यों नहीं विचार किया करते हैं कि वो छत्तीसगढ़ की बात है? क्या आप ही बताइए। अगर क्या हम क्या कह रहे हैं कि क्या सिर्फ देश में एक ही लाल बहादुर थे? आपके घर में अगर किसी बच्चे का जन्म होता है तो क्या उसे अपना लाल नहीं कहते हो? तो यही मैं आपसे कह रहा हूं कि ये इस राज्य की नदी है, तमिलनाडु राज्य की नदी है। कौन सी नदी? कावेरी नदी। जिसे ध्यान दीजिएगा, कावेरी नदी तमिलनाडु राज्य की सबसे लंबी नदी है। इसीलिए इसे हम राइस बाउल कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि यहां पे ये नदी घाटी का निर्माण करते हुए आगे बढ़ती है। और नल्ला मलाई घाटी, ध्यान दीजिए, नल्ला मलाई और इधर क्या है? नीलगिरी है, उसके बीच से होकर आगे बढ़ती है। तो यहां पर आपका बहुत ज्यादा चावल का उत्पादन होता है, इसीलिए इसे राइस बाउल कहते हैं। और दूसरा जो नदी है, ध्यान दीजिएगा, यहां पे थोड़ा सा इसको हम और छोटा करना चाहेंगे। दूसरा जो है आपका यहां पर है एक बैगई नदी। बैगई नदी ऐसे बहती है और मदुरै का नाम सुने होंगे। मदुरै, मदुरै के पास गिरती है आपका बंगाल की खाड़ी में। कहां गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। ये लीजिए, अब ये बंगाल की खाड़ी में जहां गिरती है वहां पे पाक की खाड़ी नाम आपने सुना होगा। बिल्कुल, पाक की खाड़ी, यानी बंगाल की खाड़ी एक बहुत बड़ी खाड़ी हो गई और उसी की छोटी खाड़ी को क्या कहते हैं? पाक की खाड़ी। और इस नदी का क्या नाम है? वैगई नदी है। क्या नाम है? वैगई। पालनी पहाड़ से निकलती है। कहां से निकलती है? पालनी पहाड़ से निकलेगी। तो जाहिर सी बात है इन सब चीजों के विषय में हम आपको पूरी तरह से बता दिए। ठीक। हाँ जया जी, बिल्कुल, पाक की खाड़ी, PALK लिखा जाता है, बोला जाता है पाक की खाड़ी। तो ठीक, ये चीज आपके सामने रहा। कल जब हम आएंगे तो इसमें से संबंधित जो भी आपकी आवश्यक बातें रहेंगी उनको जरूर बता देंगे। और टॉपिक लिख लीजिए, ध्यान दीजिएगा, सिंचाई क्या रहेगा? सिंचाई व बहुउद्देशीय परियोजनाएं। यहां पे ध्यान दीजिएगा, सिंचाई यानी इरिगेशन एंड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स। तो इनके विषय में हमें खास तौर पे पढ़ना रहेगा। तो क्या क्या पढ़ना रहेगा इसको भी आप लोग डिजाइन कर लीजिए जिससे वहां पर कोई समस्या ना हो। सबसे पहले सिंचाई की परिभाषा, यानी हम सिंचाई किसे कह सकते हैं। तो जाहिर सी बात है मैदान भागों में वर्षा के अभाव होने के कारण, है ना, हम कृत्रिम तरीकों के माध्यम से जो जल पहुंचाते हैं, चाहे नहरों के माध्यम से हो चाहे नलकूप के माध्यम से हो, तो इसी को हम क्या कहते हैं? सिंचाई कहते हैं। सिंचाई का महत्व, है ना, बिल्कुल, सिंचाई के महत्व को भी हम लोग खास तौर पे ध्यान देंगे। देखते रहिएगा, परिभाषा हो गया, महत्व हो गया। इसी तरह अगर आप ध्यान से समझें तो देखिए आपका जो है सिंचाई परियोजनाएं, आपका सिंचाई परियोजनाएं रहेंगी। तो पहले ये अभी सिर्फ सिंचाई की बात अभी हो रही, तो सिंचाई परियोजनाओं में आपकी ये 3 तरह की परियोजनाएं, एक क्या होंगी? लघु, दूसरा क्या होगा? मध्यम ना, बिल्कुल,
मध्यम, और इसके बाद आपका क्या होगा, दीर्घ, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप सुने हो कि लघु जो सिंचाई परियोजनाएं होंगी वो 2000 हेक्टेयर के नीचे, 2000 हेक्टेयर के नीचे की भूमि में जो सिंचाई होगी वो लघु सिंचाई होगी या लघु सिंचाई परियोजना होगी। और उसमें आपने देखा होगा कि नलकूप आएंगे, पूरी तरह से तालाब आएंगे इसमें, है ना, बिल्कुल। वो क्या कहते हैं, नलकूप होगा, तालाब होगा, इसी तरह आपके डीजल पंप सेट होंगे। ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, ये आपका लघु के अंतर्गत आएगा। बिल्कुल मध्यम वाले में क्या है, नहरों के माध्यम से सिंचाई होगा, यानी 2000 हेक्टेयर से लेकर 10,000 हेक्टेयर के बीच में सिंचाई होगी, और दीर्घ के बीच में जो है कि 10,000 से ऊपर की बातचीत होगी। तो इसमें जो है क्या है, डैम बना के नहरों के माध्यम से इसमें खास तौर पर सिंचाई होगी। हम आपको इसमें जरूर पढ़ाएंगे, सब चीजों को समझिएगा। बताइए मित्रों, 1 हेक्टेयर बराबर क्या होता है। ये हेक्टेयर हम क्यों कहते हैं, हेक्टेयर का मतलब क्या होता है, 1 हेक्टेयर बराबर क्या होता है, आप जरूर हमको बताइए। 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू कितने स्क्वायर मीटर के बराबर होता है, बताइए। 1 हेक्टेयर कितने मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, जल्द से जल्द बताइए सभी लोग। शिवम कुमार जी इधर ध्यान दीजिए, ठीक, इधर ध्यान दीजिए। बिल्कुल, अगर आप क्लास में होते हमारे ऑफलाइन तो हम आपको जरूर थोड़ा सा कान पकड़ के खिंचाई कर देते, बिल्कुल, है ना। आपको मजाक वो सूझ रहा है, शायरी करने का सूझ रहा है, बिल्कुल। हमारे मित्रों ने कहा 1000, तो ध्यान दीजिए 10,000, हाँ 10,000 लिखे हैं। एक हमारे मित्र ने, मनोज प्रताप सिंह जी ने सिर्फ और सिर्फ 1000 लिखा है। तो मैं आपको बता दूं, 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। कितना होता है, 10,000 मीटर स्क्वायर। कहीं ना कहीं सब चीजों को थोड़ा सा जानना चाहिए, हेक्टेयर क्या होता है, बिस्सा क्या होता है, क्यों, क्योंकि इसमें लगभग इसमें 70% लोग सॉइल ऑप्शन होंगे, माटी के पूत होंगे, जिनके पास अपनी खेती किसानी होगी। तो जरूर इन सब चीजों के विषय में थोड़ा सा जानना चाहिए। तो हम नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और उसमें से जब ये हो जाएगा तो फिर परियोजनाओं के विषय में बातचीत करेंगे, जैसे टेनेसी है, भाखड़ा है, दामोदर है। इसी तरह मित्रों, आपने इडुक्की का नाम सुना होगा, नागार्जुना का नाम सुना होगा, श्री सेलम का नाम सुना होगा, है ना, किश्तवाड़ का नाम सुना होगा। ढेर सारा जो है हम आपको परियोजनाओं के विषय में बताएंगे, ठीक। तो आज यहीं तक, ठीक। आप सभी लोगों को मैं एक बार फिर से कह दूं, 50 क्वेश्चन की आज सीट मिल जाएगी, शाम तक मिल जाएगी, और संडे को पूरी तरह से उसको अच्छे से क्लियर करिएगा, और मंडे को फिर इसमें तक जो है उसमें हम आपको क्या कर देंगे, क्वेश्चन का आंसर बता देंगे, और उस आंसर भी मिल जाएगा आपको। फिर इसके बाद उसको मिला लीजिएगा, बहुत ईमानदारी के साथ उस सीट को करिएगा। हम चाहते हैं आपसे कि कहीं ना कहीं 50 क्वेश्चन में आप अच्छे से कितना ज्यादा से ज्यादा कर पाते हो, तो जरूर आप हमको बताइएगा, ठीक। आज यहीं तक, आज हमने चीजों को बताया, और अगर मान लो 2-4 बातें समझ में नहीं आती हैं तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि भूगोल समझ में नहीं आता। बिल्कुल हमने चीजों को रखा, अगर कोई प्रॉब्लम तो जरूर बताइएगा, हम आपको मंडे को फिर से बता देंगे। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि हमारे बहुत से मित्र हैं जो पहली बार इतना अनुवर्ती, परावर्ती, प्रतिवर्ती, ये सब जो चीजें हैं पहली बार थोड़ा सा ऐसा हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा दिमाग से दिक्कत हो रही है ना, बिल्कुल दिमाग की बातें बैठ नहीं रही है। तो मैं ऐसे मित्रों के लिए बता दूं कि आप हेडेक न लीजिए, मैं हूं उसके लिए, ठीक। पहले आप जो है अच्छे से आज पूरी क्लास लीजिए, संडे के दिन जितनी मिलेंगी सीटें, उन सभी सीटों को विधिवत तरीके से करिए। मंडे को एक नई सोच के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ हम आपके सामने पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।